नहीं, क्लास चल रही। हम्म। चलो चलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। आपको कुछ बोला क्या, दिवाली की छुट्टी कब से है आपकी? हर सर ने कुछ बोला? ऐसा बोला था? फाउंडेशन और इंटर की? हाँ, आपकी भी इतनी ही होगी शायद, तो मुझे भी यही लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी तो इतनी बैक टू बैक क्लास होती है ना, तुम मानोगे नहीं। मानस, कल मैं तुम्हारी वजह से बहुत बुरी फंसने वाली थी, तुमको पता भी नहीं है। क्या हुआ? मैं एक मीटिंग में थी, ठीक है। अब उस मीटिंग में मेरे को कुछ ऐसा, मैंने आपको बोला था ना वो एलजी और गोदरेज वाला प्रोजेक्ट, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो मैं ना उसमें मैंने सारा काम किया। तो मैं जो डायरेक्टर है उसको एक्सप्लेन कर रही थी रिपोर्ट। और उस डायरेक्टर का नाम है मानस खत्री। ठीक है, अब उस डायरेक्टर, और वो भी ऐसा ही चश्मा लगाता है सेम। मानस खत्री उसका नाम है, चश्मा भी वो ऐसा ही लगाता है। तो एकदम से क्या हुआ पता है क्या? मैंने उनको बोला कि मानस ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्रॉस क्वेश्चन बोला। तो मैंने बोला, अरे मानस, मैंने तुमको बताया था ना जैसे आरओसी में होता है। वो 2 मिनट तो ऐसे, सॉरी, आरओसी कहाँ से आ गया, आई एम नॉट गेटिंग इट। मैंने बोला, अरे भाई मैं किसी दिन बहुत बुरी फंसूंगी। इधर का उधर बोल रही हूँ, मैं उधर का इधर बोल रही हूँ। बहुत बुरी फंसने वाली थी मैं सही में। एंड ही वाज लाइक, अच्छा मीटिंग में वो अकेला तो था नहीं, ठीक है। और भी एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, तो एग्जीक्यूटिव भी बोल रहे हैं कि यार क्या बोल रही है ये आरओसी। और एक लड़की को तो कंफ्यूजन ही हो गया कि हम आरओसी की बात क्यों करें। वो पूरी मीटिंग में सो रही होगी, उसको पता ही नहीं चल रहा। आरओसी, सेबी की रिक्वायरमेंट आई क्या? पर सेबी की रिक्वायरमेंट क्यों आई? हमने तो प्रोजेक्ट अभी तक लिए नहीं। मैंने बोला, अरे भाई फिर मैंने उसको समझाया कि भाई मैं कहीं पर पढ़ाती भी हूँ, तो वहाँ पे देर इज अ स्टूडेंट बाय नेम मानस। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई, अदरवाइज मैं तुमको नहीं, और उनको भी मैं अभी यही बता रही थी। तो ही वॉज लाइक, ओके ओके, बहुत बुरी फंसती भाई मैं। अच्छा, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे, चैप्टर 3, ठीक है। इसमें कल मैंने आपको जितना रिपोर्ट से रिलेटेड समझाया था, ये जितनी खिचड़ी अपन ने यहाँ पकाई थी, वो आपको समझ में आई थी क्या? है ना? अब सबसे पहले तो मेरे को इसके नोट्स लिखवाने हैं कि कल अपन ने जितना समझा उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको भूल जाओगे। ओके, देखो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखवाती हूँ आपको। आपकी बुक का पहले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। इस चैप्टर का एकदम कोर कंसेप्ट है वो, डेफिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और उसके साथ साथ कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करवाती जाऊंगी। चैप्टर नेम इज दिस, बड़ा सा है वो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ही कंटिन्यू कराए हैं हमने आगे, डिसकंटिन्यूड कैश फ्लो टेक्निक्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, ये चैप्टर का नाम आप लिख दो, मैं आपको बताती हूँ। अरे भाई, ये अटक क्यों गया यार? दिस इज माई चैप्टर नेम, चैप्टर 3। जो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा है उसके आगे ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, उसका कंसेप्ट हमको समझना है। फिर हमको समझना है फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हमको समझना है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर डिस्काउंट टेबल यूज करके प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एन्युइटी क्या होता है, परपेचुइटी क्या होता है, एडवांस और डिलेड एन्युटीज का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट, याद है? इसी का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे
कैसे कैलकुलेट करते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपको बताया था आईआरआर रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको कैसे यूजलेस हो जाता है हमारा आईआरआर डिफरेंट मेथड्स में, और दोनों के मेरिट्स को डिस्कस करेंगे, मेरिट्स मींस के एडवांटेजेस। तो बेसिकली मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी, एन्युइटी, एनपीवी, आईआरआर, ये हम इस सब में पढ़ने वाले। स्टार्टिंग कर रही हूं मैं आपको समझा के टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। मैं आपको बता रही हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, किसी भी बिजनेस में, मैंने आपको बताया था कोई भी बिजनेस हो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है, बिकॉज आज जो रुपए की वैल्यू है वो फ्यूचर में जाके डेप्रीशिएट हो जाएगी, वो वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट में लेके आना, या फिर फ्यूचर वैल्यू मतलब आज जो पैसा है फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लिखवाऊं, the value of money, the value of money received today is worth more than the same, worth more than the same amount, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं कि इतना चलेगा, सेम अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर। सिंपल मतलब है इसका, रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज जो पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू फ्यूचर में मिले हुए पैसों से ज्यादा है। ये ज्योति इज अवेलेबल और नॉट, ओके। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसके ना कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजन है वो समझना है। कल हमने इसके रीजंस डिस्कस करे थे, आप लोगों ने मुझे बताया था, जिसमें सबसे अच्छा फरहीन ने बोला था कि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, तो मैंने आपको बोला था इन्फ्लेशन। ठीक है, मिस कोठारी ने बताया था कि अनसर्टेनिटी होगी, मतलब कि रिस्क होगा कि फ्यूचर में उतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट था, और वो था जो स्वाति ने बताया था कि आप इसको अर्न कर सकते हो इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसके ये 3 रीजन है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो फ्यूचर का पैसा है उसकी वैल्यू आज ज्यादा होगी। पहली चीज तो फ्यूचर में महंगाई बढ़ जाएगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा, रिस्क है कि फ्यूचर में ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा, अर्न इंटरेस्ट, आज मैं इसको इन्वेस्ट करके और पैसा इसमें से अर्न कर सकती हूँ। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मेरा जो अमाउंट मैंने फ्यूचर में रिसीव किया है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उस पैसे से, जो आज का पैसा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस पैसे से जो फ्यूचर में मिलता है। तो मुझे इन 3 कंपोनेंट्स को लिखना है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन जो हमको लिखना पड़ेगा कि टी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों एग्जिस्ट करता है, हम ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं एफएम में, उसके 3 रीजन है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट ड्यू टू 3 कोर रीजन्स। 3 कोर रीजन्स, इन 3 रीजन्स की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये 3 रीजन कौन से हैं। पहला रीजन इज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रीजन, और यहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ। ओके, फर्स्ट, पोटेंशियल फॉर अर्निंग इंटरेस्ट। कैसे, इफ यू रिसीव मनी नाउ, if we receive money now,
You can invest and earn from it. आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसमें से अर्न कर सकते हो. सेकंड था the safer it is, the safer it is. देखो, तीन हमारे पास रीजंस हैं कि क्यों हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप बोल रहे हो कि बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, तो पावरफुल कंसेप्ट क्यों है? पहला तो हम जितना भी आज पैसा हमको मिलेगा उसको अर्न कर सकते हैं, उसमें से उसको इन्वेस्ट करके, बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनाना, तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें से अर्न कर सकते हो. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन. जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आज का रुपया ज्यादा चीजें खरीद सकता है कंपेयर टू फ्यूचर का रुपया. और दूसरा होता है रिस्क. रिस्क है कि बाद में पैसा मिले या ना मिले. द सेफर इट इज, जितना पहले मिल जाएगा पैसा उतना वो पैसा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. अब एक की कंसेप्ट इसका समझना पड़ेगा हमको डीसीएफ से. डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, अपन ध्यान देंगे. देखो, कोई भी जो बिजनेस होता है, आपको ध्यान है क्या, मैंने आपको बताया था पे बैक पीरियड में एक फ्लॉ था, उसका एक डिसएडवांटेज था कि वो टाइम को कंसिडर नहीं कर रहा है. मतलब आपको उसने बता दिया कि 4 साल में आपको आपकी कंपनी का पैसा पूरा मिल जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद क्या कंपनी कमाएगी नहीं क्या? कंपनी तो गोइंग कंसर्न पे चलती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, तो कंपनी चलती जाती है. आगे का पैसा ये बता रहा है क्या पे बैक? नहीं बता रहा. दूसरा, एक आरओसी, मैंने जब आपको आरओसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जब आप आरओसी पढ़ लोगे और इसको जब आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बकवास मेथड है. आरओसी मुझे ये बताता था क्या कि कितने टाइम में मुझे परसेंटेज मिल रहा है. जैसे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, मैंने बोला प्रोजेक्ट 2 में कमाएंगे 25% और प्रोजेक्ट 1 में कमाएंगे 20%. तुम क्या चूज करोगे आरओसी देखकर? 25%. अब जैसे ही मैंने तुमको बोल दिया ये 25% कमाओगे तुम 5 साल में और ये कमाओगे 2 साल में, अब तुम क्या चूज करोगे? प्रोजेक्ट 1. तो ये टाइम हॉरिजॉन जो मेरे को आरओसी नहीं बताता था, वो मुझे बताएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट किस तरीके से एफएम में, कि कितने टाइम में मेरा पैसा पे बैक हो जाएगा. लेकिन नहीं 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 नहीं, हाँ यही तो दिक्कत है कि आगे का नहीं बता रहा वो, इसमें भी वही दिक्कत है. तो अब यहाँ पर
अब कंसेप्ट आता है मेरा DCF के बारे में। अब ये DCF का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड रियल लाइफ में ये यूज होता है। जैसे कि अब मैं एक टाइम लाइन बना रही हूँ, मुझे बताना आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये एक टाइम लाइन है, जिस दिन मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैंने उसको 0th ईयर बोल दिया, ठीक है। ये है फर्स्ट ईयर, ये है मेरा सेकेंड ईयर, ये है मेरा थर्ड ईयर, दिस इज माय फोर्थ ईयर एंड दिस इज माय फिफ्थ ईयर, ठीक है। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब समझो। रिलेवेंट कैश फ्लो निकालना सबको आता है, वो 4 कंडीशन याद है क्या? फ्यूचर का कैश फ्लो, प्रेजेंट का कैश फ्लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीमेंटल। जितना भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा, इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड नहीं करती हूँ? अलोकेटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, है ना, और नॉन कैश। याद है वो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन किया था, नॉन कैश उसको वापस ऐड करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने ये सब यूज करके यहाँ पे ये पता लगा लिया कि पहले साल में मैं कमाऊंगी 20,000 रुपए, अभी सिर्फ इतना मान लेते हैं। दूसरे साल में कमाऊंगी 40,000, फिर कमाऊंगी 60,000 रुपए, फिर कमाऊंगी 1 लाख रुपए, और 5वें साल में आते आते मैं कमा लूंगी 3 लाख रुपए। अब मैं खड़ी हूं आज यहाँ पर, इस साल को मैं नाम दे देती हूँ, यह है मेरा साल 2025, ठीक है। इस 2025 में अगर आज मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करती हूँ, लेट से कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि 2026 में कितना होगा, 27 में कितना पैसा मिलेगा, 28 में कितना पैसा मिलेगा, 29 में कितना मिलेगा और 30 में कितना मिलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे क्या बोलता है, आज 2025 में जो कीमत 3 लाख रुपए की है वो 5 साल उतनी ही कीमत होगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये सब मेरे क्या होते हैं, ये सब होते हैं मेरे कैश फ्लोस। दीज आर माई कैश फ्लोस। आपके लिए और लिख देती हूँ रिलेवेंट कैश फ्लो। ये मेरे रिलेवेंट कैश फ्लो है, जितना पैसा मुझे इस बिजनेस से मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। कौन है ये खटखट कर रहा है? देखो, अब इस कैश फ्लो को जब मैं डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करती हूँ तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। हैं? क्या समझ में नहीं आया? देखो, मैं क्या करूंगी, आज जो मेरे पास 2025 है, मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, क्या मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आऊंगी इधर? हाँ या ना? प्रेजेंट वैल्यू निकाल, आपने पहले कभी प्रेजेंट वैल्यू का नाम सुना है? हाँ, ACC के पहले सुना है? कहाँ पे सुना है आपने इसका नाम? अच्छा, यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट, ओके। ओ, रिलेवेंट कैश फ्लोस। अरशद भी फाउंडेशन वाला है ना? देखो अब मेरी बात सुनो, मैं जब मेरे इस कैश फ्लो को एक डिस्काउंटिंग रेट पे डिस्काउंट करके लेके आऊंगी, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। अभी जितना समझ में आएगा सिर्फ उतना ही दिमाग में बिठाना, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये वाला, सबको एक बार में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं सबसे पहले समझो मेरे पास डिस्काउंटिंग रेट अभी के लिए एग्जाम्पल मान लो, मेरे पास डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। एक साल को जब मैं लेके आऊंगी यहां पर, ठीक है, यहाँ पर 2025 मतलब 2026 के 20,000 2025 की क्या वैल्यू रखते हैं। जब मैं 2026 का कैश फ्लो खींच के लेके आऊंगी 2025 पे, तो क्या मैंने 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली? फिर से देखो, सुनो, ऑनलाइन आपको भी कुछ समझ नहीं है मुझे बताते रहना। इस चैप्टर में मेन हमको सीखना है, अगर आपको NPV IRR सीखना है तो पहले सीखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट। सिंपल। मैंने आपको सिखाया था,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। आज जो 1 लाख रुपए की कीमत है, क्या 5 साल बाद भी वही होने वाली है क्या? आज 1.5 लाख रुपए में 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, 5 साल बाद भी तुम 1.5 लाख में 1 तोला सोना खरीद पाओगे क्या? नहीं। मतलब ये चीज आपको भी पता है और ये चीज मेरे को भी पता है कि जो फ्यूचर का पैसा है उसकी वैल्यू कम है। आज अगर धंधे में मैं धंधा शुरू कर रही हूँ, कल हमने एक एग्जांपल लिया था, मैंने आज 5 करोड़ रुपए धंधे में लगाए और मैंने बोला मैं पूरे साल कितना कमाऊंगी, तो सबने बोला कि हर साल तुम 50 लाख कमाती जाओगी। ठीक है, इस साल के 50 लाख की वैल्यू जो है वो 10 साल के 50 लाख की भी वैल्यू वैसी होगी क्या? नहीं। तो मैं इन सबको फ्यूचर के कैश फ्लो को खींच के जब प्रेजेंट में लेके आती हूँ उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इतना समझ में आया था? आया था। अब समझो एक बिजनेस है, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, पहले साल में मैं 20,000 कमाऊंगी, मतलब 2026 में 20,000 कमाऊंगी, 27 में 40, 28 में 60, 29 में 1 और 30 में 3 लाख। मुझे एक चीज बताओ, इन सब की वैल्यू जो फ्यूचर में है, क्या वही वैल्यू प्रेजेंट में होगी कि प्रेजेंट में ज्यादा वैल्यू होगी? इसकी ज्यादा वैल्यू होगी। इस धंधे में पैसा लगाना है कि नहीं, उसके लिए क्या मुझे इन सबको खींच के, मतलब इस 5वें साल को खींच पे 0th ईयर पे लेके आना पड़ेगा? खींच के इसको मुझे इस 4 साल के कैश फ्लो को खींच के आज 2025 में लेके आना पड़ेगा कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। मुझे 2028 का जो पैसा है उसको खींच के 2025 में लेके आना पड़ेगा कि 2028 में मुझे 60,000 मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू आज ज्यादा होगी कि कम होगी, वो देखना पड़ेगा। 40,000 की वैल्यू आज क्या है, 20,000 की वैल्यू आज क्या है, इन सबको जोड़ के, इन सबकी आज की वैल्यू को जोड़ के मैं पता करूंगी जितना पैसा मैं आज लगा रही हूँ क्या उससे ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो गुड, नहीं मिल रहा है तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी। इसको बोलते हैं कि आपको इन्फ्लेशन रेट्स दिए होते हैं ऑलरेडी। देयर आर सम रिपोर्ट्स, मैंने आपको बताया था एक्चुररी के बारे में, एक्चुरियल्स, देयर इज अ प्रोफेशन कॉल्ड एक्चुररी। उस दिन मैंने आपको इसी वजह से बताया था क्योंकि मुझे पता था इस कंसेप्ट में ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि आपको कैसे पता कि मेरा डिस्काउंटिंग रेट 10% ही होगा। तो देयर आर सम फॉर्मूलाज जिससे ये रेट कैलकुलेट होता है, और ये रेट कैलकुलेट करते हैं हमारे एक्चुरियल। एक्चुरियल इज अ कोर्स जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के हमको बहुत सारे इंडेक्स कैलकुलेट करके बताते हैं। नहीं, दिस इज एक्यूरेट, दिस इज 95% एक्यूरेसी, बिकॉज इसमें मैथ्स और स्टैटिक्स यूज होता है। तो सारी मैथमेटिकल थ्योरीज और स्टैटिक्स यूज करके और रियल लाइफ डेटा उठा के कि इंडिया में डिमांड सप्लाई का क्या इक्वेशन चल रहा है, कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से महंगाई कितना बढ़ सकता है, तो कर्व, इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, मैथ्स, स्टैटिक्स सब मिला के ये रेट कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, अगर इन सी, ये क्या होता है ना, इनको ऑलरेडी पता है कि इन्फ्लेशन कब आ सकता है कब नहीं। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है ना? 1929 में शेयर मार्केट क्रैश हुआ था और अब फिर से उसी तरीके का कुछ शेयर मार्केट आज भी अभी भी क्रैश हो सकता है क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश होना स्टार्ट कर दिया है, तो अब रिसेशन आने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो ये जो रेट होता है ना, ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। अभी इनको भी पता है कि रिसेशन आने वाला है, तो ये थोड़ा सा मार्जिन लेके इन्फ्लेशन रेट बताते हैं। जैसे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, ये दोबारा कैलकुलेट करेंगे और रियल डेटा पे बेस्ड एक नया रेट निकाल के बताएंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है? तो हमारी कंपनी में ये रेट कहाँ से मिलता है? दे प्रोवाइडेड अस, या फिर एक्चुरियल की साइड पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप ये सारे डेटा खुद देख सकते हो। देयर इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुररीज ऑफ इंडिया, ठीक है? तो उनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं मेरे कैश फ्लो को इस 10% के रेट पे डिस्काउंट करूंगी। इस 2027 को डिस्काउंट करके मैं कहाँ पे लेके आऊंगी? 2025 पर। मैं देखूंगी कि आज 2027 की वैल्यू, जो पैसा 2027 में मिलेगा वो 2025 में क्या वैल्यू रखता है। मैं इन सबको कौन से रेट से डिस्काउंट कर रही हूँ? 10% से डिस्काउंट। मैं इसको भी डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आऊंगी, मैं इसको भी डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आऊंगी। ऐसे करके जब मैं मेरे सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करके लेके आती हूँ तो इनका नाम हो जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो।
इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मतलब आपने आपके कैश फ्लो को एक रेट यूज करके ये पता लगा लिया है कि फ्यूचर के कैश फ्लो की वैल्यू आज प्रेजेंट में क्या होने वाली है। जब आप ये पता लगा लेते हो तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर लेते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मुझे इतना बताओ, इतना समझ आया कि नहीं ऑनलाइन? अगर इस चैप्टर में आप लोगों ने अगर इस टाइमलाइन को समझ लिया तो आपने 50% चैप्टर समझ लिया। ये वाला बोल रहे हो आप? करना चाहिए। आज की वैल्यू ज्यादा है। मतलब देखो, सुनो मेरी बात। ऑनलाइन स्वाति, मोहित, आपको समझ आया? Objective to calculate DCF, discounted cash flow, so that you can be able to calculate NPV and IRR. Why to calculate NPV and IRR? Because in real life, NPV and IRR is the only option to used in your finance company. अगर आप ये चाहते हो कि आप IRR और NPV को यूज कर पाओ तो आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते आना चाहिए। जैसे पे बैक में हमको यूज करना था रिलेवेंट कैश फ्लो, तो उसके पहले हमको सीखना पड़ा कि रिलेवेंट कैश फ्लो निकाला कैसे जाता है। सेम एनपीवी आईआरआर में हमको यूज करना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जब हमको डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज करना है तो हमको निकालते आना चाहिए। देखो अब दोबारा से सुनो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब टू फाइंड फिगर ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थ्रू डिस्काउंटेड मेथड। हाफ ट्रू हाफ फॉल्स। देखो मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा रियल लाइफ पे चलते हैं, हटाओ ये बुक की बातें, ठीक है? देखो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब इतना आसान है कि मैं फ्यूचर में जो पैसा कमाना चाहती हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लूँ, ठीक है? अब समझो जैसे मिस कोठारी ने बोला कि फ्यूचर में जैसे 3 लाख मेरा लास्ट है, ठीक है? अगर मुझे पता है कि फ्यूचर का 3 लाख आज का 5 लाख है और मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख है, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगी कि नहीं करना चाहूंगी? करना चाहूंगी। मैं मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही कमाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हम तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होती है। अगर आज मैं इस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाती हूँ तो फ्यूचर में मुझे कैश फ्लो मिलेगा, मान लिया, लेकिन उसको आज मैं प्रेजेंट में खींच के लेके आऊंगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको थोड़ा और आसान बनाती हूँ। देखो, सबके पास कैलकुलेटर है क्या? वैसे तो ये वाली चीज मैं आपको, अच्छा चलो ट्राई करना कि आप कर पाओ इसको। इसको मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, जो मैं बाद में 1-2 लेक्चर बाद सिखाने वाली थी, लेकिन क्योंकि आपको डाउट है तो मैं अभी बता रही हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, समझो 10 लाख रुपए, ठीक है? कितना है? 10 लाख रुपए। मेरा जो रेट है वो रेट मुझे दिया हुआ है 10%, ठीक है? और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख रुपए। अब देखो, आज मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ 10 लाख, और मेरा फ्यूचर में जितना भी मेरे को कैश फ्लो मिलेगा उसका जो रेट है वो कितना है? 10%। अब बताओ, कोई भी चीज अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, अच्छा कभी आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है? ठीक है, अभी आपने करी थी, राइट? अभी आपने कैसे करी थी, पहले मैं देखूं आपका कोई। 10% हर एक साल का रहेगा, ठीक है? अब देखो, समझो मेरा जो कैश फ्लो है, मेरा जो कैश फ्लो है वो मैं इस मेथड से, इस प्रोजेक्ट से कमाने वाली हूँ आने वाले 5 इयर्स में। ये 5 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और आने वाले 5 इयर्स में मैं इस प्रोजेक्ट से कमाने वाली हूँ 12 लाख रुपए। अब देख के क्या लगता है कि अच्छा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और कमाओ कितना? 12 लाख। लेकिन अब टाइम हॉरिजॉन देखो, 5 साल। 5 साल में 12 लाख की वही वैल्यू रहेगी क्या जो आज है? नहीं। अब मैं इसकी एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूँ। शिट, मेरे पास ही कैलकुलेटर नहीं है, तुमसे पूछ रही हूँ, हट।
नहीं नहीं नहीं, एक बार मैं जो आपको देखो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरा रेट क्या है, 10%, द रेट इज 10%। ओके, अब आपको क्या करना होता है ना, देर इज अ ट्रिक टू कैलकुलेट अ प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देर इज अ ट्रिक। पहले तो इस 10% को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, दैट इज 0.10, करेक्ट, ठीक है, और इसमें ऐड कर दो 1, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1.10। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज डिवाइड इज इक्वल्स टू फॉर 12 टाइम्स, डिवाइड एंड इज इक्वल्स टू फॉर 12 टाइम्स। किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? आगे वाली क्लास में मैं इसको समझाने ही वाली हूँ, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। लेट मी ऑल्सो डू दिस, इस वाले फोन में कर लेती हूँ। मैंने आपको बोला 1.10 डिवाइड इक्वल्स टू 12 टाइम्स। कौन सा वाला कैलकुलेटर है आपका? आपने डिवाइड इक्वल्स टू करा इसको फॉर 12 टाइम्स। नाउ प्रेस जीटी, जीटी है, जीटी प्रेस करना। क्या आपको एक पूरा फैक्टर मिल गया क्या? अच्छा, ओके, एक बार ऑनलाइन भी ट्राई करो, अदरवाइज इसको वैसे भी नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई करो 12 लाख से, मल्टीप्लाई इट विथ 12 लैक्स, कितना आ रहा है? फोन में हो रहा है क्या मानस? फोन में नहीं है, ओके, तो आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। ओके ठीक है, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगी ना, मैं तब तुमको बताऊंगी। ये आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। देखो सुनो, अभी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि मेरा डिस्काउंटिंग कैश फ्लो और कंपाउंडिंग कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है जब मैं फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट में लेके आती हूँ एक रेट यूज करके। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। जब मैं फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट में लेके आती हूँ एक रेट को यूज करके, दैट इज माई डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज। जब मैं इन सारे कैश फ्लो को 10% से डिस्काउंट करके, अब ये डिस्काउंट ऐसा नहीं कि -10%, इसका एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। जब मैं इन सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आऊंगी, दैट इज माई डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। अब एक और टाइमलाइन बनाते हैं। अब ये भी तो हो सकता है, आपने देखा होगा, आज अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये पता है कि आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 0th ईयर में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो समझो 12 लाख रुपए, और आपको ये पता करना है कि फ्यूचर में, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, आपको पता करना है कि ये 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। इस 12 लाख की वैल्यू 5 साल में कितनी हो जाएगी। तो ये है मेरा प्रेजेंट। जब मैं मेरे प्रेजेंट से कैश फ्लो को डिस्काउंट करके फ्यूचर में लेके जाती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ कंपाउंडिंग कैश फ्लो, CCF, ठीक है। तो जब मैं प्रेजेंट के कैश फ्लो को, अच्छा इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ क्या कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू। देखो, जब मैं फ्यूचर के कैश फ्लो को खींच के प्रेजेंट में लेके आती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। जब मैं मेरे आज की वैल्यू को कंपाउंडिंग करके फ्यूचर में देखना चाहती हूँ कि फ्यूचर में ये पैसा मेरा कितना बढ़ सकता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग कैश फ्लो, या फिर CCF, या फिर फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया? सिर्फ इतना समझ में आया, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक बार पहले इसके नोट्स अपन लिख लेते हैं। इसकी आपको मैं हेडिंग लिखवा देती हूँ, लिंक टाइम वैल्यू, सॉरी, लिंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड CCF। लेकिन आप सिर्फ डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखो, अभी उसमें भी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पूरा लिखना है क्या, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। मेरे
टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या लिंक है? तो सबसे पहले जो मोहित ने पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है डीसीएफ को कैलकुलेट करने का, वो लिखवा देती हूँ। सिंपल। देखो, यहाँ पे ना, या तो आप एक काम करो, आप ऐसा बिजनेस करो कि आज जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे जितना फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा उसको खींच के आज लेके आ जाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। या फिर आप आज के पैसे को फ्यूचर की वैल्यू से मैच कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे अब ये जो सेकेंड लाइन मैंने लिखा है, ये इसका मतलब तुमको समझ आए, इसलिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। आज के जो 10 लाख हैं, समझो आज 10 लाख में 4 तोला सोना आता है, ठीक है? तो फ्यूचर के 10 लाख में क्या इतना ही सोना आएगा क्या? नहीं। तो मैं ऐसा मान लूं कि फ्यूचर के 18 लाख में इतना सोना आएगा क्या? पैसे बढ़ गए, तो फ्यूचर के 18 लाख में इतना 4 तोला सोना आ जाएगा। अब देखो, एफएम में डिसीजन लेने के दो तरीके, या तो फ्यूचर की वैल्यू को आज खींच के लेके आ जाओ और देखो उसकी वैल्यू क्या है और उतना ही धंधे में इन्वेस्ट करो। दूसरा, अगर तुमको पता है कि आज का 10 लाख फ्यूचर के 18 लाख होने वाले हैं, तो आज अपने 10 लाख ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट हो के फ्यूचर का कितना बन जाए, 18 लाख रुपए। मतलब तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे तुमको 8 लाख का इसके ऊपर ब्याज मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, कुछ भी इसके ऊपर मिल जाए, जिससे तुम्हारे आज के 10 लाख फ्यूचर के क्या बन जाए, 18 लाख रुपए। समझ में आया? इसको मैं इतना सिंपल इतना समझा सकती हूँ। समझ में आया क्या? ऑनलाइन? ऑनलाइन? ओके। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? बचपन में अपन ने पढ़ा है, बचपन में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। एक पढ़ा था आपने सिंपल इंटरेस्ट, और एक पढ़ा था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। याद है क्या? एफएम में ये जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम आता है। मतलब रियल लाइफ में
कोई भी धंधा बिना कंपाउंडिंग इफेक्ट के नहीं होता। बैंक में आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो, वो सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंडिंग? बैंक में आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखा, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? थोड़ा सोचो। ऑनलाइन फरहीन कह रही है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मोहित, स्वाति, सिंपल, ओके। देखो, आजकल जो भी धंधा, अच्छा एफडी में आपको क्या मिलता है, सिंपल की कंपाउंड इंटरेस्ट? शायद इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। अच्छा, स्वाति कह रही है सिंपल इंटरेस्ट। एंड मोहित, आपका क्या कहना है? आपको बैंक में सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। देखो, सोचो क्यों। क्या होता है ना, आपने आपके बैंक में समझो 10 लाख रुपए जमा करे, उस पे ब्याज आया, तो आपके टोटल बैंक में समझो ब्याज आया 20,000 रुपए, तो 10,20,000। अब आपको जब नेक्स्ट ब्याज मिलेगा 6 महीने का सिंपल सेविंग अकाउंट का, वो अगेन ये 10,20,000 पे मिलेगा कि सिर्फ 10 लाख पे मिलेगा? 10-20 पे, क्योंकि आपके अकाउंट में जितना पैसा है। आप सोचो, बैंक तक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती है। आजकल सिंपल इंटरेस्ट किसी काम का नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने आपके धंधे में, आज देखो अब थोड़ा धंधे के हिसाब से समझा रही हूँ, समझो आपकी फैक्ट्री है और आपने आपकी फैक्ट्री में 10 लाख का क्या बनाया, माल। इस 10 लाख का जो आपने माल बनाया, समझो वो मार्केट में बिका कितना, 15 लाख रुपए में, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आपने इसमें कितने पैसे कमाए? कितने कमाए आपने? 5 लाख रुपए। अब आप ये 5 लाख धंधे में ही डाल के और ज्यादा कमाना पसंद करोगे कि वापस 5 लाख निकाल के सिर्फ 10 ही डालोगे? अब थोड़ा यहाँ पे बिजनेस नॉलेज यूज होगा। आप आपके धंधे में दोबारा से ये 15 लाख का माल बना के आप आगे 25 लाख का माल बेचना पसंद करोगे कि दोबारा 10 लाख का माल बनाओगे और 15 लाख में बेचोगे? 5 लाख को अगेन यूज करेंगे। अगेन आपने यहाँ पे कितना कमाया, 15 और 25 के बीच का डिफरेंस 10 लाख। अब आपने कमाया 10 लाख रुपए। अब देख रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो आपने 5 लाख एक्स्ट्रा डाले तो वो कितने बन गए आपके, 10 लाख। 10 लाख से आपका बिजनेस बढ़ गया। आपने दोबारा से इस 25 लाख को, कोई भी धंधा ऐसे ही तो बड़ा होता है कि धंधे में से आप वर्किंग कैपिटल और कैपिटल को नहीं निकाल रहे, आप उसको रोटेट कर रहे हो उसी के अंदर, ठीक है। अब इस 25 लाख को मैंने दोबारा से इन्वेस्ट करा और इस बार मेरा माल बन गया 45 लाख रुपए का। 25 लाख में ज्यादा रॉ मटेरियल आया, ज्यादा माल बना, तो अब मार्केट वैल्यू उस माल की कितनी है, 45 लाख। बताओ आपने कितना कमाया? कि, हाँ, 25 में से 45 कितना कमाया आपने, 20 लाख रुपए। आपने कमा लिया 20 लाख रुपए, ठीक है। तो समझो ये मिस्टर ए है और इसके धंधे करने का तरीका है ये, जितना पैसा धंधे से कमाया उतना ही पैसा धंधे में डाल दिया। वही मिस्टर बी क्या करता है, उसने क्या करा, सेम, उसने धंधे में लगाए 10 लाख रुपए, ठीक है। धंधे में कितने लगाए उसने, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए को लगा के उसने धंधे में समझो माल बनाया 15 लाख रुपए का, ठीक है। और बताओ इसने भी कितना कमाया यहाँ पे, 5 लाख रुपए। इसने क्या किया, इस 5 लाख को निकाल दिया। दोबारा धंधे में कितना लगाया इसने, 10 लाख रुपए। इसने दोबारा 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख से फिर से माल कितने का बन गया, 15 लाख का। इसने दोबारा कितना कमाया, इसने दोबारा से कितना कमा लिया, 5 लाख रुपए। इसकी इनकम सिर्फ देखते जाना, ठीक है। तीसरे साल इसने दोबारा से इसी 10 लाख को उठा के धंधे में डाला। दोबारा से इसने 15 लाख का माल बनाया और उस 15 लाख के माल को इसने मार्केट में कितने में बेच दिया,
इसने, हाँ, अगेन ये कितना कमा लेगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो 3 साल में धंधा इसने भी किया, ए ने, ये इसका था फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड ईयर और ये था थर्ड ईयर। थर्ड ईयर आते आते इसने कितने कमा लिए, 20 लाख रुपए। और इसने, अच्छा क्या इसने अपने बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ा दिया क्या, 45 लाख का टर्नओवर बढ़ गया। इसके बिजनेस का टर्नओवर आज भी कितना है मिस्टर बी का, आज भी इसका टर्नओवर कितना है, 15 लाख। और इसने कमाया भी कितना है अभी तक, 15 लाख। बताओ ज्यादा किसने कमाया है, मिस्टर ए ने। देखो अब ये जो मिस्टर बी है ना, इसको आप समझो इसने यूज किया है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब तुम बिजनेस में हर बार 10 लाख रुपए डालो और 5-5 लाख रुपए कमा के उसमें से निकालते जाओ। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, 10 लाख में जो इसका माल 15 लाख का बन रहा था, महंगाई से अभी भी 15 लाख का बनेगा कि कम बनेगा। दोबारा दोबारा मैं इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। आज 10 लाख रुपए लगा के जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसमें ज्यादा रॉ मटेरियल आता है और इसका माल 15 लाख का बनता है। 2 साल बाद महंगाई बढ़ेगी तो सेम 10 लाख में ज्यादा रॉ मटेरियल आएगा कि कम रॉ मटेरियल आएगा, कम आएगा। जब रॉ मटेरियल कम आएगा तो फिनिश गुड कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, कम बनेगा। जब फिनिश गुड कम बनेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। आप सोचो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे चला तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से इसको नुकसान होएगा कि फायदा, नुकसान होगा। क्योंकि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है 10 लाख की वैल्यू कम होती जा रही है। आज 10 लाख में समझो इसको, इसका ये प्लास्टिक की पेन बनाने का काम है समझो, ठीक है, मार्कर बनाता है प्लास्टिक की। आज जितना ये 10 लाख में आज जितना प्लास्टिक खरीद पा रहा है, क्या 2 साल में भी उतना ही प्लास्टिक मिलेगा, क्या नहीं, महंगाई बढ़ जाएगी, अब प्लास्टिक कम मिलेगा। प्लास्टिक कम, मार्कर कम, मार्कर कम, सेल कम, सेल कम, प्रॉफिट कम। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट से क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेनिफिट आपको मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा। वहीं अब आते हैं मिस्टर ए पे। देखो मिस्टर ए ने क्या करा, इसने जो पैसा कमाया वो धंधे में डालता गया, और जैसे जैसे इसने जो पैसा कमाया धंधे में डालता गया तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने इसका साथ दिया। कैसे साथ दिया, आज इसने 10 लाख का प्लास्टिक खरीदा, 15 लाख का माल बनाया। भले महंगाई बढ़ गई लेकिन अब ये माल भी कितने का खरीद रहा है, 15 लाख का, और उससे और ज्यादा माल बना रहा है। देखो महंगाई बढ़ रही है तो इसके माल की कीमत भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आज मार्कर मार्केट में 20 का मिल रहा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी इसका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो इसकी मार्कर की प्राइस भी महंगी हो रही है। तो इसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इफेक्ट को रिपल इफेक्ट दे दिया। दिस इज कॉल्ड राइपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट इसको बोलते हैं। जब आपने पैसे से पैसा बनाया, अब इसको थोड़ा और हम थोड़ा और इसको लेमैन लैंग्वेज में बोल दूं, ये तो हो गई धंधे की बात, इसको और लेमैन लैंग्वेज में बोल दूं। आपने सुना होगा कुछ लोग ब्याज पे ब्याज खाते हैं, देखा है आपने, ब्याज पे ब्याज खाना। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हिंदी में बोलूं तो ब्याज पे ब्याज खाना ही मतलब होता है इसका। ठीक है, मैंने क्या करा, एक पर्सन था, उसने समझो मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, और मैंने उसको बोला मुझे 10% इस पे ब्याज चाहिए, मार्केट का रेट है 10%, मुझे 10% ब्याज चाहिए। उसने बोला ठीक है मैडम आपको 10% ब्याज में दे दूंगा। अब वो बंदे ने मेरे को 2 महीने तक ब्याज नहीं दिया, ठीक है, तो अब क्या मैं उसको ये बोलूंगी क्या कि अच्छा 2 महीने का ब्याज उतना ही दे दे जितना बन रहा था और इस महीने का भी उतना ही दे दे, नहीं, मैं उसको बोलूंगी, थोड़ा लिख के समझाती हूँ। कंपाउंडिंग, देखो समझो मैंने किसी को 10 लाख रुपए क्या दिए, उधार पर दिए। इसको मैंने क्या किया, डेट के रूप में, उधार के रूप में किसी को दिए, और इसका 1 महीने का ब्याज बनता है 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 1 मंथ का ब्याज था, सामने वाले ने दे दिया तो बढ़िया, मानो सामने वाले ने नहीं दिया। दूसरे महीने भी 10,000 रुपए बनते थे, इस दूसरे महीने में भी उसने मुझे मेरा ब्याज नहीं दिया। तुम बताओ तीसरे महीने में मैं 10% किस पे लूंगी, 10 लाख पे कि 10,20,000 पे। एक पक्का व्यापारी क्या करेगा, 10,20,000, वो क्या बोलेगा भाई 10-10 हजार मेरा ब्याज बनता था तूने दिया नहीं, अब तू टोटल 10% का ब्याज किस पे देगा मेरे को, 10,20,000 पे। इसी को तो बोलते हैं कंपाउंडिंग। जब आप ब्याज पे ब्याज जोड़ के किसी से ब्याज लेने लगते हो, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बताती हूँ, समझो।
आपने ईएमआई पे घर खरीद लिया, मतलब मैंने पुणे में ऐसा करके रखा है, बताती हूँ मैं आपको क्या। ईएमआई में अपन ने घर खरीदा, समझो अपन ने घर खरीदा, चलो एरिया का नाम नहीं बताती, अपन ने कहीं पे विमान नगर में घर खरीदा, ठीक है, हमने फ्लैट खरीदा 3 BHK। वो फ्लैट था 1 करोड़ का। तो मैंने 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया और 70 लाख रुपए की ईएमआई बना दी। अब 70 लाख की ईएमआई मेरे को महीने की आती है समझो लाख रुपया, ठीक है। तो उस 3 कमरे को मैंने क्या करा, 3 कमरे और हॉल, हॉल में मैंने 4 बिस्तर लगा लिए और कमरों में मैंने 2-2 बिस्तर लगा लिए। और ऐसे करके मैंने 10 बच्चों को जो जॉब करने आए या जो पढ़ने आए, मैंने 10 एम्प्लॉयज को वहां पे रहने के लिए रेंट पे दे दिया एज अ पीजी। जैसे पीजी में भी यही काम होता है, हॉस्टल। अब मैं एक एम्प्लॉय से 15,000 रुपए का किराया वसूल कर रही हूँ, ठीक है। आप सोचो 10 लोग हैं और एक इंसान मेरे को 15,000 दे रहा है, तो मेरे महीने में कितने आ रहे हैं वहां से, 1.5 लाख रुपए। मेरी ईएमआई कितनी है, 1 लाख रुपए की। उल्टा मैं ऊपर से कितना कमा रही हूँ, 50,000। मतलब टाइम के साथ साथ वो फ्लैट भी मेरा हो जाएगा और मैं ऊपर से उसको कमाती भी जा रही हूँ। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा कमा रही हूँ, ये मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बीट करने में हेल्प करेगा इन फ्यूचर, जब उस घर की वैल्यू शायद उतनी नहीं रहेगी, या फिर जिस वैल्यू में वो घर बिकेगा वो वैल्यू आज के हिसाब से इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। अब देखो क्या किया ना, अब जो 50,000 मेरे को एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मैंने इस 50,000 को इकट्ठा कर करके 10 लाख का और डाउन पेमेंट जमा कर लिया। अब मैंने इस 10 लाख से एक और ईएमआई पे फ्लैट खरीद लिया, उसको भी किराए पे चला दिया। अब फिर वहां से जो किराया आया और यहाँ से जो किराया आया, दोनों को मिला के मैंने एक और ईएमआई पे फ्लैट खरीद लिया। आप देख रहे हो, एक फ्लैट से कमा के मैं कैसे 3 फ्लैट खरीद रही हूँ। एक ही फ्लैट को कंपाउंड करती जा रही हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। समझ आया क्या, एकदम सिंपल भाषा में। इसको मैं लिखवा कर दूंगी, बट समझ में आया क्या। दिस इज द मोस्ट बढ़िया बिजनेस यू कैन डू। कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ईएमआई रखो, डाउन पेमेंट रखो, किसी भी फ्लैट का डाउन पेमेंट दो। अभी इंदौर में तो ये और अच्छा हो सकता है क्योंकि इंदौर में स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट क्राउड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है कि वो इतना ज्यादा किराया देते नहीं है, लेकिन आप फैसिलिटी दो तो वो देने को तैयार है। आपने 10 लाख 15 लाख रुपए देकर आपने क्या कर दिया ना, एक फ्लैट ले लिया। अब आप सोचो, उसकी ईएमआई का पैसा भी वो किराएदार से वसूल कर रहे हो और उसके ऊपर का अमाउंट भी तुम उन्हीं से ले रहे हो, और वो अमाउंट जमा कर करके एक नया फ्लैट, एक नया फ्लैट, ऐसे सारी ईएमआई किराए पे चलेगी। तो तुमने अपनी जेब से ईएमआई भी नहीं दी और तुमको फ्लैट से फ्लैट बन गया, किराए से तुम्हारा प्रॉपर्टी बनती चली गई। इसको बोलते हैं रियल लाइफ में कंपाउंडिंग। तो बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपाउंडिंग को यूज करती है बिजनेस में, ऐसे जो मैंने आपको चार्ट बताया। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे किराए के घर से धीरे धीरे किराया कर करके फ्लैट ले लेना, अपनी प्रॉपर्टीज बना लेना। जैसे मैंने ब्याज पे किसी को पैसा दिया, किसी ने मुझे ब्याज नहीं दिया, तो ब्याज पे ब्याज ले लेना। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन सिंपल वर्ड्स, हमारे भारतीय भाषा में उसको बोला जाता है ब्याज पे ब्याज लेना। समझ में आया। इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आज का थोड़े से नए कंसेप्ट अपन ने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, और हमने पढ़ा कंपाउंडिंग और सिंपल रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। इतना समझ में आया, क्लियर। ठीक है, तो बाकी का अपन इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभी आपका कौन सा लेक्चर है, और ओके।